मैं बस बाहर बारबेक्यू खाने गया था कि अचानक एक बहुत खूबसूरत हसीना ने मुझे चूम लिया। मैं अभी संभल भी नहीं पाया था कि उस लड़की की मीठी आवाज़ सुनाई दी। देखा, ये मेरा नया बॉयफ्रेंड है। मैं बिना किसी गैप के सीधे आगे बढ़ गई हूँ, इसलिए मैं बहुत बड़ी बेवफा हूँ। अब मेरा पीछा मत करो। मेरे गले लगी वो लड़की कसकर मुझसे चिपक गई। सामने खड़ा लड़का अविश्वास से देखता रहा और फिर बिजली की तरह अपनी मुट्ठी भींचकर मेरी तरफ मुक्का तान दिया। बिना देर किए मैंने अनजाने में ही उस लड़की को गोद में उठाया, खड़े हुए और एक कदम पीछे हटकर उस लड़के के हमले से बच निकला। मैं इतना डर गया था कि मेरा दिल धड़कना बंद होने को था। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, वो खूबसूरत हसीना झल्लाकर बरस पड़ी। सोंगयान, क्या तुम्हारा कोई दिमाग है? चेन शियन, तुम बहुत बड़ी बेवफा हो। मैंने तुम्हारे साथ इतना अच्छा बर्ताव किया, फिर भी तुम मुझसे प्यार नहीं करती। तुम्हारा दिल नहीं है। लेकिन चेन किंग हल्के से मुस्कुराया। तुम्हें इज्जत दे रहा था इसलिए चुप था, वरना जरा बताओ, हमारे कॉलेज के स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट वाली लड़की के साथ सबसे पहले होटल कौन गया था? यह बात सुनते ही सोंगयान की बोलती बंद हो गई। तुमने मेरी जासूसी की? चेन किंग की नजरें ठंडी थीं। तुम इसके लायक भी हो? सोंगयान काफी देर तक कुछ बोल नहीं पाया। गुस्से से उसे घूर कर देखा और उल्टे पांव भाग खड़ा हुआ। मैं आखिरकार चैन की सांस ले पाया। तभी मुझे होश आया कि मैं अभी तक इस लड़की को, जिसे चेन किंग कहा जा रहा था, गोद में उठाए हुए था। ओह, माफ कीजिएगा। उसने तब जाकर अपनी आंखें उठाईं, लेकिन उसकी नजरों में अजीब सी निरीक्षण का भाव था। मैं पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था कि माजरा क्या है। तभी हाँफते हुए एक लड़की दौड़ती हुई आई। बड़ी दीदी, आप यहां कैसे भाग आईं? मैंने आपको कितनी जगहों पर तलाशा। ये देखते हुए कि वो खूबसूरत बला चली गई है, मैंने उन पर ध्यान देना बंद कर दिया। अपनी सीट पर वापस आकर मैंने अपना बारबेक्यू और बियर मजे से खानी शुरू कर दी। न जाने गुस्से की वजह से या फिर भूख के मारे मैंने पागलों की तरह अपने मुंह में बारबेक्यू और बियर ठूंसनी शुरू कर दी, यहां तक कि मेरा पेट पूरी तरह भर गया। लेकिन कहते हैं ना कि कर्मों का फल तुरंत मिलता है। आधी रात को मेरे पेट में ऐसा भयानक दर्द उठा कि मैं दम घुटने के कगार पे पहुंच गया। पूरा चेहरा सफेद पड़ गया था और माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें थीं। सुबह होने से ठीक पहले कहीं जाकर मैं अर्ध बेहोशी की हालत में सो पाया। जब मेरी आंख खुली तो मेरे बदन से पसीने की धारा बह रही थी। मैंने अपनी थकी हुई देह को घसीटते हुए नहाया, फिर दलिया पकाया और अकेले मेज के सामने बैठकर धीरे धीरे उसे पीने लगा। कमरे में अजीब सी सन्नाटा छाया हुआ था, बस चम्मच के कटोरे से टकराने की आवाज गूंज रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने दलिया खत्म किया, अचानक दरवाजे की कुंडी कट से खुली और बाहर से एक सूट बूट पहने हुए अधेड़ उम्र की महिला अंदर आ गई। मेरी आंखें चमक उठी। माँ! लेकिन मेरी माँ ने बेहद रूखेपन से मेरे पास आकर कहा, मैंने तुम्हारे लिए एक स्कूल ढूंढ लिया है। कल से तुम्हारी क्लास शुरू है। ये इस महीने का तुम्हारा खर्च है। मैं 1 महीने के लिए विदेश जा रही हूं। अगर पैसे कम पड़े तो फोन करना। इतना कहकर वो सीधे ऊपर अपना सामान समेटने चली गई। थोड़ी ही देर में वो एक बड़ा सा सूटकेस लेकर नीचे उतरी। शुरुआत से लेकर अंत तक उसने मेरी तरफ दोबारा मुड़कर नहीं देखा। माँ, रास्ते में अपना ख्याल रखना। मेरे इस वाक्य के जवाब में सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा था। मेज पर एडमिशन का नया नोटिस और रुपयों की ठंडी गड्डियां रखी थीं। यही वो एकमात्र माय का प्यार था जो मुझे मिला था। उसी समय ए सिटी यूनिवर्सिटी में एक रेस ट्रैक पर जोरदार गर्जना के साथ प्रतियोगिता चल रही थी। गाड़ी में वही लाल बालों वाली खूबसूरत लड़की चेन शियन सवार थी। जब वो मोड़ पर पहुंची तो उसने ब्रेक लगाने के बजाय गति और बढ़ा दी और एक झटके में फिनिश लाइन पार कर गई। बड़ी दीदी, आज आप पागल हो गई हैं क्या? हम तो आपकी गाड़ी की धूल भी नहीं देख पाए। थोड़ा और अभ्यास करो। बड़ी दीदी, कल होंगचियाओ क्लब चलना, सुना है वहां बहुत सारे नए लोग आए हैं। लेकिन चेन शियन सिर्फ मुस्कुराई, चुपचाप अपनी गाड़ी पर बैठी, स्टार्ट किया और वहां से चली गई। अरे बड़ी दीदी, आप सच में चल रही हैं या नहीं? मेरा इंतजार तो कीजिए। हालांकि रात होते होते होंगचियाओ बार के दरवाजे पर चेन शियन और शिए लिंगलिंग अंदर दाखिल हुई। बड़ी दीदी, लिंगलिंग जी, क्या हमेशा की तरह ऑर्डर दें? हूं, और हाँ, आज जियान को भी बुला लेना। ठीक है, तुरंत इंतजाम करता हूं। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि जिस समय चेन शियन और उनके साथी प्राइवेट रूम में दाखिल हो रहे थे, ठीक उसी समय दूसरी तरफ मुझे भी एक बेहद मुश्किल परिस्थिति का सामना करना पड़ा। अगले दिन सितंबर की ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं। मैं अकेले ही स्कूल की तरफ बढ़ रहा था। क्या यही वो नया पिंजरा है जो मेरी माँ ने मेरे लिए तैयार किया है? सुना था कि इस स्कूल का इतिहास बहुत पुराना है और ये अपनी संस्कृति के लिए मशहूर है, लेकिन मेरे मन में जरा भी खुशी नहीं थी। सबसे पहले मैं प्रिंसिपल के ऑफिस गया। जब मैंने उस महान शख्सियत से मुलाकात की जिन्हें मैंने अब तक सिर्फ किताबों में ही देखा था, तो मेरे दिल में थोड़ी सी हलचल और उत्साह था। वो बहुत दयालु थे और उन्होंने जल्दी ही मेरा एडमिशन पूरा कर दिया। उन्होंने मुझे मेरे गाइड टीचर से मिलने के लिए कहा। मैंने ऑफिस का दरवाज़ा खटखटाया और अंदर दाखिल हुआ।
एक सजी धजी लेकिन सख्त चेहरे वाली महिला वहां बैठी थी। उन्होंने मेरा रिपोर्ट कार्ड उठाया, उस पर एक सरसरी निगाह डाली और लापरवाही से उसे एक तरफ रख दिया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम पहले किस छोटे मोटे स्कूल में थे और तुम्हारे कितने नंबर आते थे। इस यूनिवर्सिटी में आने के बाद सब कुछ शून्य से शुरू होता है। उनकी आवाज में साफ तौर पर बेरुखी झलक रही थी। शायद तुम पहले अपनी क्लास के टॉपर रहे होगे, लेकिन इस यूनिवर्सिटी में आने के बाद शायद तुम टॉप 100 में भी जगह न बना पाओ। इसके बाद टीचर ने अलमारी से एक फॉर्म निकाला और मेरी तरफ बढ़ा दिया। ये यूनिफॉर्म लेने का फॉर्म है। छुट्टी के बाद खुद जाकर स्टूडेंट यूनियन के वेयर हाउस से ले लेना। और जब मैं उस फॉर्म को थामे अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की उम्मीद कर रहा था, तब बार में चेन शियन एक और ड्रामा रच रही थी। प्राइवेट रूम में, शियन जी, क्या आप आज रात यहीं रुकेंगी या क्लब के ऊपर वाले कमरे में जाएंगी? चेन शियन ने अपनी आंखें धीरे से खोलीं और फुसफुसाकर कुछ कहा। शिये लिंगलिंग अभी कुछ और कहना ही चाहती थी कि अचानक प्राइवेट रूम का दरवाजा जोर से खुला। ओह, क्या ये हमारी शियन प्रिंसेस नहीं है? आज कौन सी हवा आपको इस छोटी सी जगह पर ले आई? क्या मेरे भाई के पास कोई काम है? वो सीधे चेन शियन के बगल में आकर बैठ गई और आंखें मटकाने लगी। लेकिन चेन शियन ने उसकी तरफ एक ठंडी निगाह डाली और फिर से आंखें बंद कर लीं। ये देखकर शिये लिंगलिंग बेचैन हो गई और उसने झुककर झाओ जियान के कान में कहा, आजियान, जल्दी से किंग जिये को पसंद आने वाला कोई भाई भतीजा बुलाओ, वो आज पागल हुआ फिर रहा है। झाओ जियान ने तब आंखें बंद किए बैठी चेन शियन को गौर से देखा और उसकी भौहें तन गईं। उसने अनजाने में ही अपना हाथ बढ़ाया और उस महिला के बालों को सहलाना चाहा। लेकिन चेन शियन को जैसे कोई स्पाइडर सेंस महसूस हो गई हो, उसने तुरंत अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। उसका चेहरा बेहद बदरंग और गुस्से में था। उसने ठंडे लहजे में सिर्फ इतना कहा, मेरा एक काम है, मैं पहले जा रही हूं। शिये लिंगलिंग ने उसके जाते हुए कदमों को देखा और तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ी। टीचर मुझे लेकर क्लासरूम के अंदर गए। ऐसा कहा जाता है कि इस यूनिवर्सिटी में दाखिला पाने वाला हर छात्र ग्रेजुएट होने के बाद बड़ी बड़ी कंपनियों की पसंद बनता है। लेकिन मुझे इन सब का कोई शौक नहीं था। मैं बस ये चाहता था कि मेरी नई जिंदगी शांति से शुरू हो सके। लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि दरवाजा खोलते ही अंदर का नजारा मेरा दम घोंट देगा। पूरा क्लासरूम पूरी तरह शांत था। हर कोई अपनी पढ़ाई में डूबा हुआ था। कोई भी फालतू नहीं बैठा था। टीचर ने अपनी मेज पर हाथ थपथपाया और सभी ने एक साथ सिर उठाया। दर्जनों निगाहें एक साथ मुझ पर टिक गईं। उन्होंने अपनी ठुड्डी उठाकर मुझे अपना परिचय देने का इशारा किया। सामने काले सिरों का समुद्र देखकर मेरी धड़कन तेज हो गई। हथेलियों में पसीना आ गया। वे पुरानी यादें जब मुझे बुली किया जाता था, एक बार फिर मेरे जहन में उभर आईं। मेरा चेहरा पीला पड़ गया। नमस्ते सभी को, मुझे आज चेन कह सकते हैं। जैसे ही मैंने ये कहा, मैं अपने आने वाले मजाक और तानों का इंतजार करने लगा। लेकिन तभी अचानक ताली बजाने की एक साफ सुथरी आवाज गूंज उठी। मैंने आवाज की दिशा में देखा। ये एक लड़की थी जिसने चांदी के फ्रेम का चश्मा पहना हुआ था। इसके तुरंत बाद पूरी क्लास ने उसके साथ तालियां बजानी शुरू कर दी। टीचर ने एक नजर डाली और मुझे बैठने के लिए एक जगह की ओर इशारा किया। वो जगह ठीक उसी चश्मा पहनने वाली लड़की के ठीक पीछे थी। मैं चलकर वहां गया और जैसे ही अपनी सीट पर बैठा, दरवाजे की तरफ से एक तीखी आवाज गूंज उठी, रिपोर्ट। पूरी क्लास की निगाहें उस तरफ खिंच गईं। मैंने भी उत्सुकतावश देखा, लेकिन जैसे ही मैंने उस चेहरे पर नजर डाली, मैं सन्न रह गया। ये तो वही लाल बालों वाली खूबसूरत लड़की थी जो उस दिन मिली थी। उसे शायद महसूस हुआ कि मैं उसे देख रहा हूं। उसने लापरवाही से मेरी तरफ देखा। बस एक ही झलक में मैंने उसकी आंखों में साफ साफ नफरत देख ली। वो नफरत जो दिल की गहराइयों से आती है, जिसे छिपाया नहीं गया था। मेरी और उसकी क्या पुरानी दुश्मनी थी। टीचर ने जब उस चमकीले बालों वाली लड़की को देखा तो उनकी भौहें गुस्से से तन गईं। नाम क्या है? चेन शियन। लेकिन जैसे ही टीचर ने यह नाम सुना, उनकी कसी हुई भौहें ढीली पड़ गईं। अरे, अब आ रही हो? क्या टीचर स्टूडेंट की पर्सनल लाइफ में भी दखल दोगे? यह कहकर उसने टीचर के जवाब का इंतजार किए बिना सीधे क्लास के अंदर कदम रखा और शान से सबसे आखिरी बेंच पर जाकर बैठ गई। टीचर ने भी कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी और पढ़ाना जारी रखा। उनके पढ़ाने की गति बहुत तेज थी। मेरे पास किताबें नहीं थीं, इसलिए मुझे अपने बगल वाले सहपाठी के साथ शेयर करके देखना पड़ रहा था। यहाँ का सिलेबस और पढ़ाई का स्तर मेरे पुराने स्कूल से बिल्कुल अलग था। सिर्फ 2 लेक्चर के बाद ही मेरा सिर चकराने लगा और सीने में भारीपन महसूस होने लगा, जिससे मेरा दम घुट रहा था। जैसे ही क्लास खत्म हुई, मैं सीधे डेस्क पर सिर रखकर सुस्त पड़ गया। वो घुटन मुझे अंदर से तोड़े जा रही थी। तभी किसी ने मेरी डेस्क पर थपथपाया। मैंने सिर घुमाकर देखा। ये वही लड़की थी जो मेरे आगे बैठती थी। क्या तुम ठीक हो? हूं, ठीक हूं। हालांकि मेरे पीले पड़े चेहरे ने मेरी हालत की पोल खोल दी थी। जाओ, जाकर थोड़ा गर्म पानी पी लो, तुम्हारा रंग बहुत उड़ा हुआ है। अलमारी में डिस्पोजेबल पेपर कप रखे हैं। शुक्रिया। मैंने हिम्मत जुटाई और उठकर उधर बढ़ा। लेकिन जैसे ही मैंने अलमारी खोलने की कोशिश की,
उसका पल्ला जाम था। मैंने कई बार जोर लगाया लेकिन वो खुला नहीं। जब मैं कोई औजार ढूंढने की सोच रहा था, तभी मेरे कान में एक हल्की सी हंसी की आवाज गूंजी। मैंने मुड़कर देखा तो पाया कि चेन शियन अपनी ठोड़ी को हल्के से टिकाए हुए चेहरे पर एक लापरवाह मुस्कान लिए बैठी थी। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और नीचे झुका कि किसी स्केल या चीज से उसे खोल सकूं। लेकिन अगले ही पल एक जाने पहचाने सफेद रंग के छोटे जूतों की जोड़ी मेरी नजर के सामने आई। वो मेरी आगे बैठने वाली लड़की थी। तुम यहां कैसे आ गई? उसने आसानी से आगे बढ़कर अलमारी के पल्ले को हल्का सा धक्का दिया और वो खुल गया। मैंने देखा कि एक बेवकूफ से अलमारी का दरवाजा नहीं खुल रहा है, तो मैं मदद करने आ गई। माफ करना।